हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे CS310 PHP इन MySQL और इसका हम टॉपिक कवर करते हैं। आइए स्टार्ट करें। ओके, अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं CS310 PHP इन MySQL। तो बेसिक इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट का अपन ने देख लिया है, और वेब डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होता है, किस तरीके से डिज़ाइन डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वेब एप्लीकेशन को, वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। आज के वीडियो में अपन कोशिश करते हैं कि जो क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग होती है और सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग होती है वो उसको समझे, उससे फिर आगे हम कैसे इनकी डिज़ाइनिंग करेंगे, कैसे PHP का रोल आता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में, तो उसे अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। वाला हूँ कुछ बेसिक बातें, कुछ फंडामेंटल्स जो क्लियर होना चाहिए किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज को सीखने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी हम किसी वेबसाइट को डिजाइन या डेवलप करते हैं तो हम हमेशा वेब लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। एंड बेसिकली वेब लैंग्वेजेस को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन प्रोग्रामिंग वेब लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग वेब लैंग्वेज। नॉन प्रोग्रामिंग वेब लैंग्वेज का यूज करके हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं और उसे स्टाइल प्रोवाइड करते हैं, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम वेबसाइट में मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम उनके रोल्स के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में क्लाइंट जो होता है वो आपको ब्राउजर होता है, सो इसे आप चाहे तो ब्राउजर साइड स्क्रिप्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये हमेशा क्लाइंट पर एग्जीक्यूट होती है, मतलब आपके ब्राउजर पर एग्जीक्यूट होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का रोल ये होता है कि जब भी क्लाइंट इवेंट या एक्टिविटीज होती है तो उस पर कोड एग्जीक्यूट करना होता है, जैसे कि पेज लोड होने पर कोई पॉपअप शो होता है, या यूजर के क्लिक करने, डबल क्लिक करने, राइट क्लिक करने, माउस ओवर करने, माउस एंटर करने एक्सेट्रा जैसी एक्टिविटी पर कोई एक्शन परफॉर्म होती है या कोई कोड एग्जीक्यूट होता है। और या फिर आपके फॉर्म डाटा को सबमिट करने पर फॉर्म वैलिड है या इनवैलिड है ये चेक होता है, एंड एरर या सक्सेस मैसेज शो होते हैं। सो ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की होती है, इसलिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट यूजर एंड मतलब ब्राउजर पर एग्जीक्यूट की जाती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट और इसकी लाइब्रेरीज लाइक jQuery, AngularJS, ये सभी क्लाइंट पर रन होती है, मतलब आपके ब्राउजर पर रन होती है। ओके, सो ये था क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का। लेकिन ब्राउजर जो होता है वो सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ब्राउजर ओनली प्लेन HTML, DHTML, XML, CSS एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स को इंटरप्रेट कर सकता है और इन्हें समझ सकता है। सो सर्वर साइड स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं इंटरप्रेटर, एंड इन इंटरप्रेटर्स को हम सर्वर पर इंस्टॉल करते हैं। एंड जब किसी सर्वर साइड स्क्रिप्ट को सर्वर पर भेजा जाता है तो वहां पर मौजूद इंटरप्रेटर इन्हें इंटरप्रेट करता है एंड इन्हें एग्जीक्यूट करता है। देन इनकी रिक्वेस्ट को समझा जाता है और हैंडल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं PHP की। सो PHP ब्राउजर पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। PHP रिक्वेस्ट को हमेशा सर्वर पर सेंड किया जाता है। देन सर्वर पर Zend इंजन नाम का एक इंटरप्रेटर इंस्टॉल होता है। सो Zend इंजन
PHP को इंटरप्रेट करता है, देन उसको एग्जीक्यूट करता है एंड इसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ओके, तो सर्वर पर इंटरप्रेटर अवेलेबल होने के कारण सर्वर साइड स्क्रिप्ट को सर्वर पर ही एग्जीक्यूट किया जाता है और इसलिए इन्हें सर्वर साइड स्क्रिप्ट कहा जाता है। सो इफ एवरीथिंग इज क्लियर, प्लीज हिट लाइक टू दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या होती है और सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या होती है। सो प्लीज हिट लाइक, थम्स अप टू दिस वीडियो। एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट की इस पूरी सिचुएशन को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ हम देखने वाले हैं अब। सो लेट्स सी। हमारे पास यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्राउजर, सर्वर एंड डेटाबेस। ब्राउजर पर क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल आप जावा स्क्रिप्ट कंसिडर कर सकते हैं। एंड सर्वर पर सर्वर साइड स्क्रिप्ट अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल हम इसे PHP समझते हैं। ओके, सो जो येलो वन है वो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट एंड जो ब्लू सर्कल आपको दिखाई दे रहा है वो है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। सर्वर साइड स्क्रिप्ट एक्चुअली सर्वर पर अवेलेबल नहीं होती, बल्कि ब्राउजर से सर्वर पर सेंड की जाती है एग्जीक्यूट करने के लिए। बट इस एग्जांपल में हम जस्ट कंसिडर कर रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। सो ये है हमारी वेबसाइट का पूरा फंक्शनल एरिया। देन यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि यूजर किसी वेब पेज पर विजिट करता है। फॉर एग्जांपल ये एक लॉगिन फॉर्म है। सो लॉगिन फॉर्म में यूजर नेम पुट करता है एंड पासवर्ड पुट नहीं करता और लॉगिन बटन प्रेस करता है। लॉगिन बटन प्रेस करने पर सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड होती है एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट सर्वर पर सेंड करने से पहले चेक करती है। रिक्वेस्ट में एरर होने पर या रिक्वेस्ट इनवैलिड होने पर सर्वर पर सेंड नहीं की जाती, बल्कि क्लाइंट साइड पर यूजर को एक एरर मैसेज शो होता है और इस तरह क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट सर्वर पर अननेसेसरी रिक्वेस्ट न भेजकर सर्वर पर लोड कम कर देती है। एरर मैसेज शो होने के बाद यूजर एक पासवर्ड एंटर करता है और फिर से लॉगिन बटन प्रेस करता है एंड फिर से सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड होती है एंड इस बार क्योंकि जो रिक्वेस्ट है वो वैलिड है इसलिए आगे सेंड कर दी जाती है। तो सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड होती है, सर्वर पर इंटरप्रेटर सर्वर साइड स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करता है और रिक्वेस्ट को सर्वर पर एग्जीक्यूट किया जाता है। ये रिक्वेस्ट फाइल क्रिएशन, फाइल मॉडिफिकेशन या फाइल रीड या फाइल डिलीशन हो सकती है और या फिर डाटाबेस क्रिएशन, डाटाबेस रीडिंग, डाटाबेस मॉडिफिकेशन या डाटाबेस डिलीशन भी हो सकती है। सो जिस तरह की रिक्वेस्ट होगी उसे उस तरह सर्वर पर हैंडल किया जाएगा। हमारे केस में यूजर एक लॉगिन फॉर्म भर रहा है एंड लॉगिन फॉर्म के थ्रू एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट जो हम डाटाबेस में सेंड करेंगे, डाटाबेस पर क्रेडेंशियल चेक किए जाते हैं एंड चेक होने के बाद हमें एक रिजल्ट मिलता है। सो रिजल्ट हमें मिलता है फिर से इंटरप्रेटर को सर्वर पर एंड इंटरप्रेटर इस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और उसे प्लेन HTML में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ब्राउजर सर्वर साइड स्क्रिप्ट को रीड नहीं कर सकता, वो प्लेन HTML या CSS या क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट समझता है। सो इंटरप्रेटर इसे प्लेन HTML में कन्वर्ट कर देता है एंड इसे आगे सेंड किया जाता है। देन क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इसे हैंडल करती है और अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की इंस्ट्रक्शन हो तो ठीक है, नहीं तो इसे यूजर को सेंड कर दिया जाता है क्लाइंट पर, मतलब ब्राउजर पर, और आप इसका रिजल्ट देखते हैं। ओके, सो इस तरह क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट अपना अपना रोल प्ले करती है, दोनों इम्पोर्टेंट है एंड दोनों की समझ आपको होनी चाहिए। सो हेलो हेलो, चिराग समझ में आया? हेलो, मेरी आवाज आ रही क्या?
मैं यूँ पूछ रहा हूँ, समझ में आया अभी तक क्या समझा है इसमें क्लाइंट और सर्वर साइड जो स्क्रिप्टिंग होता है उसका मतलब समझ में आया कैसे काम करते हैं। और जब एक यूज़र एंड से एक रिक्वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, कोई सर्विस के लिए जब कोई रिक्वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, जब क्लाइंट साइड से या अपन बोल लें जब अपन एक ब्राउज़र यूज़ करते हैं मोज़िला क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो हमारे सामने एक ब्राउज़र होता है। तो इसमें जैसे अगर अपन एक फॉर्म फिल कर रहे हैं या किसी वेब पेज किसी जैसे गूगल जीमेल पे अपन लॉगिन करते हैं, तो उस पेज पे जाने के बाद आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड टाइप करना होता है, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो, जो फ्रंट साइड में आप देख रहे हो, जो फ्रंट एंड एक्चुअल है, ये जो आपका ब्राउज़र में दिख रहा है, तो ये क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। इसको डिज़ाइन करने के लिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इसको अपन बोलते हैं। और एक्चुअल में जो आपकी रिक्वेस्ट भेजी जाती है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट कहाँ इंटरटेन होती है, वो रिक्वेस्ट इंटरटेन होती है आपकी सर्वर साइड पे। तो बेसिकली क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों साइड पे इंटरप्रेटर होते हैं जो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है या आपका जो भी क्रेडेंशियल्स होता है, जैसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड हुआ, तो इसकी वैलिडिटी को चेक करता है। देखिए वैलिडिटी की कैसे चेक होती है, आप जब क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लिखते हो, कोई वेब पेज फ्रंट एंड साइड तैयार कर रहे हो, तो उसकी वैलिडिटी चेक करी जा सकती है। उसमें चेक ऐसे डाल सकते हो कि जो यूज़र नेम होगा वो सिर्फ अल्फ़ाबेट वाला होगा, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, ठीक है। और पासवर्ड में भी आप कुछ कंस्ट्रेंट्स रूल्स लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो आप लॉगिन करते हो, अगर आपने यूज़र आईडी जो दिया है वो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल्स का कॉम्बिनेशन है, तो क्या होगा, आपका रिक्वेस्ट आगे भेजा ही नहीं जाएगा। तो एक छोटा सा वैलिडेशन चेक जो है वो काफ़ी टाइम और एनर्जी सेव कर लेता है सर्वर की। समझ में आ रही है बात? क्योंकि क्या होता है, अगर अपन क्लाइंट साइड पे क्लाइंट जो साइड की स्क्रिप्टिंग है वो जितनी अच्छी और इफेक्टिव करते हैं ना, उससे हमारा कंप्यूटेशन पावर और टाइम काफ़ी बचता है सर्वर पे। तो एक तो फ्रंट एंड हो गया और आपका एक बैक एंड हो गया, ठीक है। तो फ्रंट एंड के लिए जैसे आप जो डिज़ाइन करते हो, HTML यूज़ करते हो और जावा क्वेरी ये यूज़ करते हो फ्रंट एंड डिज़ाइन के लिए, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग अपन इसको बोलते हैं। और जब आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की बात करते हो, तो इसके लिए अपन PHP ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, PHP। और फिर ऐसे ही डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, देखो जब भी आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे पहुंचती है तो एक इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि जो भी रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, उस रिक्वेस्ट को एनालाइज करना कि भाई ये जो रिक्वेस्ट आई है क्लाइंट से, ये मांग क्या रहा है, चाह क्या रहा है, और उसको इंटरप्रेटेट करना। और जब वो इंटरप्रेटेट करता है तो जो भी उस सर्वर के से जुड़े हुए एप्लीकेशन सर्वर्स हैं या डेटाबेस सर्वर्स हैं, वहाँ उसको फॉरवर्ड करता है। फिर वो रेस्पेक्टिव सर्वर उस रिक्वेस्ट पे काम करके उसका जवाब इंटरप्रेटर को देते हैं और सर्वर के साइड के इंटरप्रेटर को देते हैं, और फिर सर्वर से वापस क्लाइंट साइड पे आती है। लेकिन उससे पहले वो कन्वर्ट हो जाती है HTML फॉर्म में, क्योंकि क्लाइंट साइड जो है वो रीडेबल नहीं होता। सर्वर जो भी जवाब सर्वर साइड में बनता है वो क्लाइंट के लिए रीडेबल नहीं होता, तो वो कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, ठीक है। तो यही बेसिक चीज़ है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में। दो, एक को अपन फ्रंट एंड बोलते हैं और एक को बैक एंड बोलते हैं। तो इनको किस तरीके से डिज़ाइन करना होता है, जब अपन वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो अपन उसका फ्रंट का और बैक का दोनों
देखते हैं। फ्रंट में तो अपने को सिर्फ ब्राउज़र दिखता है, तो ये ब्राउज़र की जो लुकिंग वगैरह होती है ये भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ताकि ऑटोमेटिकली जो क्लाइंट यूज़ कर रहा है या कस्टमर यूज़ कर रहा है उसको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? परफॉर्मेंस पावरफुल लाइब्रेरी सपोर्ट, ये मेरी बेसिकली PHP में एडवांटेज होती हैं। मैं इसको आपको वन बाय वन क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट आप क्या समझते हैं? क्रॉस प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि आप एक जगह डेवलप करो और मेनी प्लेटफॉर्म से आप उसको रन कर सकते हैं। सिंपल मीनिंग ये होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म का कि आपने अपने विंडोज पे अपने एप्लीकेशन बनाया और आप उसको लाइनेक्स पे भी रन कर रहे हैं, आप मैक पे भी रन कर रहे हैं, या फिर आपका कोई और आपका प्लेटफॉर्म है आप उस पर भी रन कर सकते हैं इसको। तो कैन बी रन ऑन मैनी प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड विंडोज, लाइनेक्स, मैक, और इसकी हम इजीली होस्टिंग में हमें प्रोवाइड हो जाती है। तो PHP के सबसे एडवांटेज हमारा ये होता है कि एक जगह डेवलप करो, मैनी जगह आपको उसको रन करो, और PHP की जो होस्टिंग इजीली हमें प्रोवाइडर मिल जाते हैं, हमें ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है कि हमें ढूंढना पड़े कि PHP होस्टिंग कहाँ मिलेगी। इजीली इंटरनेट पे जाइएगा, होस्टिंग सर्च कीजिए, आपको GoDaddy, बिग रॉक, होस्टगेटर, बहुत सारे हमारे वेंडर हैं जो हमें होस्टिंग प्रोवाइड करवा देते हैं। इजी डाटाबेस कनेक्शन। इजी डाटाबेस कनेक्शन का मीनिंग ये है कि दोस्तों अगर आपको PHP को डाटाबेस से कनेक्ट करना है तो कनेक्शन की जरूरत पड़ती है हमें डाटाबेस की, जो कोई भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी करती है, चाहे आपकी PHP हो, जावा हो, ASP.NET हो, पर्ल हो, पाइथन हो, मेनी लैंग्वेज अवेलेबल हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट में क्या होता है कि डाटाबेस कनेक्शन हम इजीली क्रिएट कर लेते हैं। हमारा PHP में एक फंक्शन दिए हुए होते हैं हमें पहले से डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, MySQL कनेक्शन लिखेंगे और वहाँ कनेक्ट लिखेंगे, कनेक्शन क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। तो ऐसा कोई हमें नहीं करना होता कि पूरी पेज का एक कोड लिखें जब जाके हमारा कनेक्शन बने। तो यहाँ पे सिंपल है कि आप MySQL कनेक्शन लिखिए और आपका कनेक्शन रेडी हो जाएगा, चाहे आप उसको यूज कर सकते हैं कहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आजकल के टाइम में डाटाबेस कनेक्शन की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि जितनी भी आपके एप्लीकेशन आज के टाइम में बन रहे हैं, वेबसाइट, वेब एप्लीकेशंस, तो उसमें डाटाबेस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है कि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं सारा चीज़ डाटाबेस में स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका फाइल स्ट्रक्चर एंड डाटाबेस दोनों सेपरेट रहते हैं, और डाटाबेस और फाइल स्ट्रक्चर सेपरेट रहते हैं, जो आप लोगों कभी मिक्स नहीं होते, इजी टू मेंटेन हो जाते हैं, और कंफ्लिक्ट कभी नहीं होता है। और समझने भी, अगर सपोज कीजिए अगर आज आप काम कर रहे हो तो कल को हो सकता है कि उस वाले अगर आप पढ़ने के बाद कंपनी के लिए काम करोगे तो वहाँ पे डेवलपर्स डेली मंथ बेसिस, ईयर बेसिस चेंज होते रहते हैं। कल को आपने एक कोड बनाया तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है उसमें कोई चेंजेस आ जाए, तो वो आपको नहीं आपके फ्रेंड को बोलना पड़े कि भाई आप ये चेंज कर दो। तो इस चीज में क्या होता है कि जब उसे पता है कि डाटाबेस कनेक्शन यूज है, तो डाटाबेस का रिलेटेड डाटा वो डाटाबेस में चेक करेगा और फाइल रिलेटेड डाटा वो फाइल में जाकर चेक करेगा, इसलिए डाटाबेस की हमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, इजी टू यूज। तो मैंने वो आपको बताया फ्रेंड्स, इजी टू यूज है। अगर आपने सी पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। इसका जो सिंटेक्स होता है बिल्कुल सी की तरह होता है, मतलब ऑलमोस्ट सी की तरह होता है। तो अगर आपने सी पे आपकी कमांड है, सी आपको अच्छी तरह आती है, तो आपको उसे समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आप इजीली समझ जाओगे और जल्दी से जल्दी अपनी एक वेबसाइट बना पाओगे। ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मीनिंग होता है कि इसका कोई आपको लाइसेंस की लेनी नहीं पड़ती है, आपको परचेज नहीं करना पड़ता है, किसी को पे नहीं करना पड़ता है। सिंपली PHP की ऑफिशियल साइट पे जाएं आप और डाउनलोड कीजिए वहां से PHP, आप इंस्टॉल कर लीजिए और आप उसको रन कर सकते हैं। आपको किसी से परचेज नहीं करना, कुछ नहीं करना है।
आप जब तक चाहे जैसे चाहे उसको यूज करते हैं, एज ए पर्सनल, एज ए स्टूडेंट, एज ए बिजनेस। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है बहुत हाई होती है, अदर लैंग्वेज के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। कि सबसे बड़ी बात होती है कि हम अगर हम कोई प्रोग्रामिंग ऑनलाइन यूज करते हैं तो पहले हम उसको कंपाइल करते हैं, फिर उसको जाके रन कर डिप्लॉय करते हैं, फिर जाकर उसको रन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपल आपने स्क्रिप्ट लिखी, PHP टैग में आपको कोड डिफाइन किया है, जाके सीधा ब्राउजर पे एंटर मारा सर्वर के थ्रू, वहां पे आपका कोड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले आपको कंपाइल करना पड़ेगा, फिर आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, फिर जाके आपको रन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, डायरेक्टली आप कोड लिखो, जाके ब्राउजर पर रन कर दो सर्वर के थ्रू। तो वो टाइम थोड़ा बच जाता है, तो इसलिए इसकी और लैंग्वेज के मुकाबले फास्टर हो जाती है। तो फ्रेंड, इससे मतलब ये ना समझना कि ये PHP का कोड कंपाइल नहीं होता। PHP का कोड कंपाइल होता है, लेकिन वो इंटरनली होता है। ब्राउजर उसको जो इंटरप्रेटर होता है वो उसको अपने आप कंपाइल इंटरनली कंपाइल करता रहता है। वो आपको नहीं पता चलता है कि आप कैसे कंपाइल कर रहे हो उसको। नेक्स्ट, स्टेबल। स्टेबल का मीनिंग है कि जो आजकल की डिमांड के मुकाबले PHP की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, और इसमें अगर कोई बग्स मिलते भी हैं तो जो डेवलपर्स पे काम करते हैं या फिर जो भी इसकी कम्युनिटी जो स्टेल करती है उसको इजीली यूज बग जल्दी से फिक्स कर देते हैं। तो उसमें ज़्यादा वो आने नहीं पड़ता कि कभी ख़त्म होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो स्टेबल है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, पावरफुल लाइब्रेरी सपोर्ट। और इसमें हमारा लाइब्रेरी सपोर्ट भी हमारे पास है काफ़ी। इससे अगर सपोज कीजिए आपको अपने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और आप चाहते हो कि ये इसका डाटा मुझे PDF में कन्वर्ट करना है, तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप PDF में कन्वर्ट करने का पूरा कोड अपने आप से लिखें, तब उसको आप यूज करें, ठीक है। लेकिन PHP कहती है कि नहीं, आप PDF का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, बस आप अपना कोड आप अपने डॉक्यूमेंट तक लेके आ जाओ मुझे, बाकी मेरा कोड यूज कर लो। आप PDF क्रिएट कर सकते हैं कितने भी। तो हमें लाइब्रेरी सपोर्ट वही देता है कि PDF आपको क्रिएट करना है, ग्राफ कोई क्रिएट करना है, या फिर आपको वीडियो प्लेयर चाहिए आपको, तो वो सब लाइब्रेरी हमें मिल जाती है बनी बनाई। हमें सिर्फ उसको अपने में इंपोर्ट करके यूज करना होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये मेरी थी PHP की एडवांटेज जो मैंने आपको बताई। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चंस हो या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। और अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। डियर फ्रेंड, मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ जो बेस्ट कॉमन एग्जांपल है, वो कोई इतना बड़ा वो नहीं है। अगर आप सपोज कीजिए वेबसाइट बनाते हैं, आपकी 10 पेज की वेबसाइट है जिसमें आपने क्या किया हुआ है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 आपने बनाए हुए इस तरीके से, और आप उनको यूज कर लेते हैं। तो कल को मैंने आपको पहले भी आपको बताया था, स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है कि हम पेज 1, पेज 2, पेज 3 ये सब चीज बनाई है आपने, और कल को अगर आपको फोन नंबर चेंज करना पड़ेगा तो आप मैनुअली जाएंगे, फाइल ओपन करेंगे, नंबर चेंज करेंगे, सेव कर देंगे। लेकिन PHP आपसे कहता है नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप क्या कीजिए, आप 2 फाइल बनाइए। पहले तो एक हेडर बनाइए, एक फुटर बनाइए। आपकी जो हेडर की टॉप वाली इंफॉर्मेशन है, जस्ट लाइक अ लोगो, फोन नंबर्स, मी न्यूज, वो सब आप हेडर में रखिए। और जो फुटर में आपके लिंक्स हैं, लिंक है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है, वो आप फुटर में रखिए। और आप एक इंडेक्स पेज बनाइए, दोनों को इंक्लूड कर दीजिए, बीच में कंटेनर से ऊपर, कंटेनर के नीचे। जहाँ पे आप मेन बॉडी कंटेंट रखेंगे उससे ऊपर हेडर को डिफाइन कर दीजिए, और उससे नीचे जहाँ पे आपका बॉडी एंड कंटेनर खत्म होता है वहां पे आप फुटर को इंक्लूड कर दीजिए। बाकी कोड आपका सब एज इट इज चलेगा, सिंगल फाइल्स में आप एडिटिंग। कल को अगर आपको चेंज करना पड़ेगा, 10 पेज की वेबसाइट है, आपको चेंज करना है, आपको फोन नंबर चेंज करना है, तो वो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। अगर आपका हेडर वाला चेंज है तो हेडर वाली फाइल ओपन करेंगे और सिंगल आप फोन नंबर चेंज करके सेव कर देंगे। 10 पेजों पे अपने आप जाके चेंज हो जाएगा, आपको 10 पेज ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम लाइक फुटर भी ऐसा ही है, अगर आपको फुटर में कोई चेंज करना है तो आपको 10 पेज में जाकर एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। सिंगल फाइल पे आप एडिटिंग करेंगे, एंटायर पे चेंज अपने आप हो जाएगा। जिसका फायदा क्या होगा, दिस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क नेसेसरी फॉर साइट मेंटेनेंस एंड डिजाइन। इससे क्या होगा,
जो आप उस पर काम करने वाले हैं वो जो काम करेंगे वो सब रिड्यूस हो जाएगा। यानी आपको अब 10 फाइल ओपन नहीं करनी पड़ेंगी, आपको सिर्फ एक फाइल ओपन करनी पड़ेगी, वो भी हेडर। अगर हेडर का फोन नंबर चेंज करना है या फिर हेडर मेन्यू चेंज करनी है, जो भी चेंज करना है। और अगर फुटर में चेंज करना है तब भी आपको एक ही फाइल ओपन करनी पड़ेगी, फुटर। तो उससे आप फुटर चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी आपको टाइम कम लगेगा, तो फिर आपको पे भी कम करना पड़ेगा, आपको मतलब पे भी कम करना पड़ेगा। हेल्प सेपरेट द कंटेंट एंड डिजाइन फॉर इजियर मेंटेनेंस। और इससे क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा और जो होगा, इससे आपका जो कंटेंट होगा वो सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको मैनेज करने में इतना टफ देखना नहीं पड़ेगा कि मुझे कौन सा क्या करना है। अगर आपको सिंपल सी बात है, हेडर में चेंज आया तो हेडर वाली फाइल ओपन करके चेंज कर दीजिए, फुटर में चेंज आया तो फुटर वाली फाइल ओपन करके चेंज कर दीजिए, या फिर आपको मेन बॉडी कंटेंट में इशू है तो बॉडी वाली फाइल ओपन कीजिए, उसमें जाकर चेंज कर दीजिए। तो ये मेरे एग्जांपल्स है। मैं आपको एक पिक्चर व्यू दिखा देता हूँ जिसमें आपको तो लुक लाइक ऐसे दिखेगा। जैसे फ्रेंड्स आपका ये हेडर हो गया, ये आपका हेडर है, ये आपका फुटर है यहाँ पे, और ये आपका पेज कंटेंट यानी कि बीच में जो बॉडी होगी आपकी। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मैं किस टाइम हेडर की बात क्या कर रहा था। तो ये यानी हेडर फाइल इंक्लूड टॉप पे कीजिएगा, फुटर फाइल एकदम बॉटम पे, और बीच में आप कंटेंट रखिए जो आपको दिखाना है यूजर के लिए। तो फ्रेंड्स ये मेरा एग्जांपल था एक तरीके से। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इसमें, डियर फ्रेंड्स, पीएचपी डिसएडवांटेज। सिंस इट इज ओपन सोर्स्ड, तो जैसे कि आपको पता है ये ओपन सोर्स है, तो इसका सोर्स कोड इजीली कोई भी देख सकता है ऑन करके। तो इसलिए थोड़ा सिक्योरिटी में वीक है, थोड़ा सिक्योरिटी का थोड़ा इशू आता है पीएचपी में। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सिक्योरिटी लूज है इसकी, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ओपन सोर्स होने की वजह से इसका, अब जब ओपन सोर्स होता है पब्लिकली होती है, सारे कोड हर कोई देख लेता है, तो एज ए डेवलपर तो आप समझ ही जाते हो कि इसमें क्या चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सिक्योरिटी में थोड़ा इशू आता है इसका। नेक्स्ट है आपका नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एप्लीकेशन। ये जो पीएचपी है मेरा, वो इससे हम बड़े बड़े एप्लीकेशन नहीं बना सकते। लेकिन आगे जैसे इसका डेवलपमेंट चल रहा है आज के टाइम को देखते हुए, तो एक लग रहा है कि आगे चल के इसका एक बड़ा एप्लीकेशन हम उसमें बना सकते हैं। जैसे कि मेरे मैनी फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, जेंट्स आपका पुराना फ्रेमवर्क है, केक पीएचपी आपका है, कोऑर्डिनेटर है आपका, लारेवल है। तो एनी मैनी फ्रेमवर्क्स हैं जिससे हम बड़ी वेबसाइट में आगे चल के बना पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इसलिए बना क्यों नहीं पाते, क्योंकि इसमें क्या है कि जो मॉड्यूलर होते हैं वो क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको मेंटेन करना थोड़ा टफ हो जाता है, और सिक्योरिटी जैसे आपकी वीक होती है। और जब आप बड़े एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है, क्योंकि सारा डाटा आपको सर्वर पे रखना पड़ता है, तो आप नहीं चाहोगे कि मेरा वीक हो ऐसे करके, तो सिक्योरिटी तो आपको प्रॉपर रखनी है। तो इसलिए तो पीएचपी में आपको बड़े आपको नहीं बना सकते आप। नेक्स्ट, वीक टाइप, जो इसकी टाइप कास्टिंग वगैरह होती है, टाइप होता है वो वीक होता है, इनकी आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट करके डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ ये आपने सिंपली लिखा $a = 10, तो अपने आप ही उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है कि हाँ ये वैल्यू इंटीजर होगी। आपने लिखा डॉलर स्ट्रिंग में लिखा ABC, तो वो उसको अपने आप मान लेगा कि ये स्ट्रिंग है। तो आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि इंटू A इंटू B या स्ट्रिंग A स्ट्रिंग B, ऐसा वो डिफाइन नहीं करना पड़ता है। तो सब कुछ वो प्रीडिफाइंड होता है पहले से ही। वो इंटरनली इनके प्रोसेस चलते हैं काउंट करने के, कैसे मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो आपको फोर्सफुली